अस्सलामुअलैकुम, मैं सिर्फ तला सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको लेक्चर, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेस ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और दीगर सब्जेक्ट्स आपके सिंध बोर्ड, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री आर्ट्स और तमाम बोर्ड्स के मुताबिक आपको लेक्चर्स और तमाम चीज़ें हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ पर जाएँ और आसान तरीका है हमारी वेबसाइट पे अवेल करने का। जस्ट आपको साइन अप करना है और आप हमारे लेक्चर्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हर लेक्चर के बाद हमारे क्विज़ेस अवेलेबल होते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो अब हम चलते हैं लेक्चर की जानिब और चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि होमियोस्टेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि होमियोस्टेसिस क्या है, कितने टाइप्स के फीडबैक मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको ऑस्मोरेगुलेशन बताया, फिश में कैसे हो रही है और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में किस तरह ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन हो रही है। देन मैंने एक्सक्रीशन की बात करी और एक्सक्रीशन के बाद फिर मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन भी बताया कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में 2 किडनी हैं जो बीन शेप्ड की होती हैं और उसके बाद यूरेटर है, फिर ब्लैडर और यूरेथ्रा। और इसी के साथ साथ फिर मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर भी बताया था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि किडनी का एक स्ट्रक्चर बीन शेप्ड है जिसके एक आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है। और मैंने आपको कहा था कि कॉर्टेक्स मींस दी कॉर्नर पार्ट, यानी कोई किसी भी ऑर्गन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि इनर जो पार्ट है वो कहलाता है मेड्यूला, मींस मिडिल। तो ये एक किडनी का स्ट्रक्चर था, फिर उसमें हाइलस था और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स थे, पिरामिड्स स्ट्रक्चर थे। तो आप वो सारी चीज़ें अगर आपको मज़ीद डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे मेरे पिछले लेक्चर में जा सकते हैं जिसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर आप देखें ताकि आप आज वाले लेक्चर को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। यानी आपको मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता दिया था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और फिर मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेटरी फंक्शंस का पढ़ेंगे। तो अब नेफ्रॉन यानी नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, आयंस वगैरह ये सारी चीज़ें मेंटेन रख रहे हैं। तो ये किस तरह मेंटेन रख रहे हैं वो आज हम आप लेक्चर में पढ़ेंगे। So the course outline for today's lecture is we will discuss about the regulatory functions of kidney, in which we will discuss the following headings such as ultrafiltration, reabsorption, tubular secretion and countercurrent exchange. So first of all इस डायग्राम को देख लीजिए। अब इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये सबसे पहले ये पार्ट में अगेन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है ये है ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, मींस इट इज अ मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हिच आर लाइक एक स्पाइडर वेब जैसे होता है। तो आप ऐसे समझ लें एक जाल की तरह बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस इज अ मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो अब ये बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस टुगेदर दे आर कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी। अब नेक्स्ट जो पार्ट था वो है कॉन्वुलेटेड पार्ट, और क्योंकि ये पहले आ रहा है इस वजह से इसको नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूब है देन ये नीचे की तरफ जाती है जिसकी वजह से इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और एक ये यू टर्न बनाती है जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और अगेन ये ऊपर जब जैसे ये ट्यूब ऊपर चढ़ रही है तो इसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग लिम्ब के बाद अगेन ये कॉन्वुलेशन यानी मुख्तलिफ फोल्डिंग्स होती है जिन्हें डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल मींस जो एंड को डिस्टल कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बाद में आ रही है वो डिस्टल कहलाती है, ये एंड में है वो डिस्टल कहला रही है। और उसके बाद फिर एक कलेक्टिंग डक्ट आती है जहाँ पे अगेन वाटर या आइस वगैरह डिफरेंट चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही होती है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस ऑफ द बॉडी। और फिर दो यहाँ पर कैपिलरीज के अलग नेटवर्क थे। एक थे वासा रेक्टा जो कि लूप ऑफ हेनले से के साथ साथ पैरेलल रन कर रही होती है, और दूसरी होती है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अराउंड होती है। अब ये एक स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड रिसीव होता है किडनी में बाय द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। ये मैंने आपको बात कही थी कि सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो किडनी से ब्लड आ रहा है वो ब्लड रिसीव हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पर ये आई एम सॉरी,
तो यहाँ पर ये एफरेंट आर्ट्रियोल है बेसिकली, जो कि ब्लड रिसीव कर रही है। और एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद जो दूसरी आर्टरी है वो कहलाती है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप ए और ई से याद रखें। ए हमेशा लेटर में पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी, तो इस वजह से एफरेंट आर्ट्रियोल वो है जो कि ब्लड लेकर आ रही है। और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर जा रही है, यानी टेक्स अवे द ब्लड। अब जैसे ही, अच्छा, एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल में एक और फर्क ये है कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर अगर मैं बात करूं तो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इज ट्वाइस एज एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी ये कि इसका डायमीटर तकरीबन दो टाइम्स बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल का ये डायमीटर कम है। इस डायमीटर कम की वजह से जब ब्लड किडनी के ब्लड बॉडी से यहाँ पर आता है मालफिजियन बॉडी में, अच्छा, ये मालफिजियन बॉडी कहलाती हैं। Bowman's capsule and glomerulus together are called Malpighian body। अब ये जो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बेसिकली क्योंकि इनका डायमीटर छोटा है तो इस डायमीटर का फायदा ये होता है कि यहाँ पर ब्लड जमा रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड यहाँ से ड्रेन होके नेफ्रॉन के अंदर जा सकता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है, इनकी जो वॉल होती है सीव लाइक होती है, यानी आप ऐसा समझ लें कि ये एक छलनी की तरह होती है, जैसे आपने छलनी देखी होगी। तो उसमें छलनी की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो जितना भी फ्लूइड होती है, यानी जो भी चाय है यानी पानी है, वो सारी चीजें ड्रेन आउट हो जाती हैं। जबकि जो पत्ती, क्योंकि उसका साइज, उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो वो इट इज लेफ्ट ऑन दी स्टेनर। तो बेसिकली यही सेम काम ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल कर रहे हैं कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है तो ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई अल्ट्रा फिल्टर होता है। अल्ट्रा फिल्टर मीन्स कि यहाँ पर ब्लड में से जो भी कोई चीजें हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स है, वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। और पास आउट होने के बाद जो चीजें रह जाती है वो होते हैं आरबीसीज हो गए, और इसी के अलावा जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें, उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो वो सारी चीजें यहीं पर बाहर रहती हैं, यानी वो इस नेफ्रॉन के अंदर नहीं जाते। अब जैसे ही, अच्छा, ये फिल्टर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, मीन्स फिल्टर लाजमी है, तो ये फिल्टर है बेसिकली ना। अब फिल्टर से कोई भी चीज पास होती है तो वो फिर कहलाती है फिल्ट्रेट। तो आप ये लाजमी याद रखिएगा कि पहले जो ब्लड आया था और अब ब्लड जब नेफ्रॉन में इंटर हो गया तो इट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट, ड्यू टू द रीजन के इसमें फिल्ट्रेशन हो गई है। फिल्ट्रेशन का लेफ्ट आउट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब जो फिल्ट्रेट है वो सबसे पहले पार्ट में आता है, विच इज कॉल्ड दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो सारी, और कुछ वाटर भी, वो सारी चीजें यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मैं लिख देता हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर टू द हायर कंसेंट्रेशन बाय द नीड ऑफ एटीपी विच इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की मदद से यहाँ से बेसिकली जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से वो रिमूव हो जाता है। अब जैसे ही प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद जो फिल्ट्रेट है वो पास आउट होता है, तो वो आता है इन दी टुवर्ड्स दी डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब में बेसिकली जो भी आपका फिल्ट्रेट है, तो डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, यानी यहाँ से वाटर निकल जाते हैं। अब वाटर निकल के आ रहा है। अच्छा, एक और चीज अब याद रखें, ये नेफ्रॉन है तो इट इज ऑल्सो सराउंडेड विद, यानी इसके पीछे सेल्स वगैरह ये मौजूद है, ये आप बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब सेल्स मौजूद हैं, यानी वाटर आ रहे हैं। अब ये वाटर सारे सेल्स एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं कुछ। डिसेंडिंग लिम्बस में जैसे ही अब ब्लड फिल्ट्रेट आया तो ये, अच्छा, स्लाइटली आइसोटोनिक होता है, और जैसे ही ये बेसिकली इसमें से वाटर निकलता है, वाटर निकलने के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है हाइपरटोनिक, यानी अब डिसेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड मौजूद है वो है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स ये कि इसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। फिर ये लूप ऑफ वेनले को क्रॉस करता हुआ असेंडिंग लिम्ब में आता है। ये रही आपकी असेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा कि असेंडिंग लिम्ब में उल्टा काम हो रहा होता है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रही थी कि डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकल रहा था,
असेंडिंग लिम्ब में वाटर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज इसकी मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, जिसकी वजह से यहाँ पर सोडियम या इसके अलावा क्लोराइड आयंस हो गए, वो सारी चीजें यहाँ से बाहर निकलती है। अच्छा, अब बात नोट करें कि यहाँ पर बेसिकली ये पार्ट बेसिकली कहाँ पर है, मेड्यूला में, किडनी का के मेड्यूला में ये पूरा पार्ट लूप ऑफ हेनले वाला मौजूद होता है। बाकी जो आपको नजर आ रहा है ऊपर पार्ट, ये बेसिकली कॉर्टेक्स में होता है। अब यहाँ पे मेड्यूला में देखें सेल्स मौजूद हैं किडनी के। जो सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकला, वो सोडियम क्लोराइड कहाँ पर जाएगा, इन सेल्स के पास। जैसे ही इन सेल्स में जाएगा तो ये सेल्स, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक। अब जैसे ही हाइपरटोनिक हुई तो इन्हीं की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से जो वाटर निकल रहा है बगैर यूज ऑफ एनर्जी के, वो इस वजह से निकल रहा है कि इन सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन इस फ्लूइड से ज्यादा थी। तो हमेशा याद रखें, वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपरटोनिक वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। जहां पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो हमेशा वाटर गेन करते हैं। तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब में जो बेसिकली इसके पीछे सेल्स मौजूद थे मेड्यूला के, रीनल मेड्यूला किडनी के, वो सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था। अब यहाँ पर देखें असेंडिंग लिम्ब में क्योंकि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहे हैं, वाटर अब क्योंकि हाइपरटोनिक वाला पार्ट बाहर निकल रहा है, तो अब इस वजह से ये जो हिस्सा है यानी असेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड मौजूद है वो हो जाता है हाइपोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक हो गया यानी इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब फ्लूइड यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जैसे ही फ्लूइड आता है तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड में क्या होगा कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड में यहाँ पे आइंस वगैरह मेंटेन हो रहे होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन हो रही होती हैं। आइंस हो गए, यहाँ पे क्लोराइड हो गए, कैल्शियम आइंस हो गए, वो रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। अच्छा, कैल्शियम आइन यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं तो एक हार्मोन होता है जो कि एक काम करवा रहा होता है। आप पढ़ेंगे आइंस का भी ताल्लुक होता है, जैसे यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे सोडियम बेसिकली ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कहीं कैल्शियम हो रहा है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में डिपेंड्स करता है कि अगर जैसे कैल्शियम का लेवल कभी लो हो गया तो यहाँ से भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो वो आप पढ़ेंगे। मैं इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से हॉर्मोन्स की वजह से कैल्शियम वगैरह निकल रहे हैं। बाकी वो डिटेल आप चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। खैर, बैक टू द टॉपिक। यहाँ से बेसिकली एब्जॉर्प्शन वगैरह हो गई कैल्शियम वगैरह की, और फ्लूइड फिर पास होता हुआ आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही फ्लूइड आएगा तो यहाँ से भी अगेन आइंस वगैरह, ये सारी आइंस, कुछ वाटर, ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। तो अब ये पहला पार्ट क्या था, जहाँ पे बेसिकली ब्लड फिल्टर हुआ, तो ये पार्ट, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो पहला पार्ट था जहां से यानी ये हिस्सा जहां पर बेसिकली ब्लड फिल्टर हुआ था, ये है बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, और दूसरा बेसिकली यहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा है जहां पर बेसिकली सारी रीएब्जॉर्प्शन वगैरह हुई थी, तो ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है जिसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो हिस्सा है प्रोक्सिमल और डिस्टल का, इसे एक और भी एक और अब थर्ड चीज पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो बेसिकली यही होता है कि हॉर्मोन्स वगैरह इन चीज़ों की वजह से चीज़ें, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। और एक और चीज़ वो ये कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पीएच वगैरह भी मेंटेन हो रही होती है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर पीएच मेंटेन हो रही है। इसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। अच्छा, अब जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, उस डिस्टल कॉन्वोलेटेड में पीएच भी मेंटेन हो रही है। तो आप देखें यहाँ पर जो मेन जो काम हो रहे हैं वो सारे किस वजह से हो रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही सारे काम हो रहे हैं। कहीं पे हाइपरटोनिक है और कहीं पे हाइपोटोनिक है। तो ये बात अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि वाटर कैसे निकल रहे, क्यों निकल रहे, तो वो इस वजह से कि आप ये भी याद रखें नेफ्रॉन जहाँ पर मौजूद है वो किडनी के मेड्यूला में, ये हिस्सा मौजूद है, ये पूरा हिस्सा किडनी के मेड्यूला मौजूद है, यहाँ से पूरा नीचे तक। तो ये मेड्यूला में सेल्स हैं, उन सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तभी ये डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकल रहा है। तो अब ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, ये अच्छा, ये हमेशा मैं आपको कहता हूँ ये हाइपरटोनिक का हमेशा याद रखिएगा कि हाइपरटोनिक हमेशा वाटर गेन करते हैं,
जबकि हाइपोटोनिक वाटर लॉस करते हैं, और आइसोटोनिक वो होते हैं जिनमें तकरीबन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक और अगेन दो चीजें होती हैं विच आर कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहला काउंटर करंट मैकेनिज्म यही होता है जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब का, ये एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है। दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा होता है, तो उसमें बेसिकली वही आयंस वगैरह ये सारी चीजें रिएब्सॉर्ब। अच्छा, अब एक और चीज टू बी नोटेड हेयर कि जो बेसिकली यहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयंस निकल रहे हैं असेंडिंग लिम्ब में, ये वापस जा रहे होते हैं टू दी वापस भी बेसिकली ये रिएब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली ये क्योंकि निकल रहे हैं और उसके बाद अगेन ये वापस जा रहे हैं, तो यहाँ से बेसिकली ये वापस भी जाते हैं, रीएब्सॉर्ब होते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से तकरीबन 90% ऑफ वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये आपका बेसिकली एक किडनी का काम है कि किडनी किस तरीके से किडनी के नेफ्रॉन अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हॉर्मोन्स आ जाते हैं, उन हॉर्मोन्स का जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें मैं आपको हॉर्मोन्स के बारे में बताऊंगा, एडीएचडी और इस तरह डिफरेंट हॉर्मोन्स है कि क्या काम, कौन किस तरह काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी चीज़ स्टिल समझ में नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ और आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल इंक्लूडिंग रिगार्डिंग सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर या कोई भी टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वहाँ पे जवाब ज़रूर दूंगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई अगर हमारी लेटेस्ट वीडियो है तो आप उससे आगाह होते रहें। आपको लेक्चर प्रेजेंटेशन या क्विजेस कंडक्ट करने हैं, आपको डाउनलोड करने हैं, तो आप वो हमारी वेबसाइट विच इज़ vtuitions.com, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एंड ऑल्सो डोंट forget to subscribe us on different social platforms which is Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and TikTok। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।